हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का यह 12वां अध्याय साइंस का है, ध्वनि साउंड। और हम क्लास 8 में भी साउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको हम ये भी बता दें कि नया जो सिलेबस आया है, जो आपका 9 क्लास का है, वो अब सारे के सारे चैप्टर जो हैं चेंज हो गए हैं और हम अभी पुराने को ही अभी हम समाप्त करेंगे, जो कि ध्वनि है। और यह क्लास 9 में अब चैप्टर नहीं है, तो उसको हम देखते हुए, ध्वनि को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बार जो है पूछा जाता है। क्लास 8 में भी हम ध्वनि के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम जो है थोड़ा डिटेल जानेंगे ध्वनि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानवों, पंछियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि के जो है आदि की ध्वनि हम सुनते हैं। आप जानते हैं, सुबह उठते होंगे तो पंछियों की आवाज़, आप टेलीविज़न खोलते होंगे तो टेलीविज़न, मशीन आदि की आप ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का क्या है? एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं, जैसे क्या? तो यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। ऊर्जा के कितने क्या क्या रूप हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है और प्रकाश ऊर्जा। पिछले अध्याय में आप यांत्रिक ऊर्जा के बारे में जो है अध्ययन कर चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। इसके अनुसार आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ये पॉइंट आप बार बार याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है आपसे पूछा जाता है। ऊर्जा का क्या आप उत्पत्ति कर सकते हैं? तो नहीं, ना ही आप ऊर्जा का जो है उत्पत्ति कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं। सिर्फ स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान उतना ही ऊर्जा हो जाता है। तो इसलिए आप इसको ना क्या कर सकते हैं? उत्पन्न, ना ही विनाश। आप इसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। आप ऊर्जा यहाँ पर लगाए हैं, ताली बजाए हैं, तो आपका ऊर्जा लगा है। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में यह किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। देखिए, ध्वनि का उत्पादन लिखा गया है कि एक सचित्र द्विभुज लीजिए और इसकी किसी भुजा को एक रबर के पैड पर मारकर इसे कंपित कराइए। आप कोई धागा लीजिए और ये जैसे धागा हुआ, आप इसको मारिए, कंपित करवाइए, तो इससे क्या होगा? ध्वनि निकलेगा। इसे कान से सुनिए, क्या है? इसमें से कंपन आपको सुनाई देगी। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि क्या आप कोई ध्वनि सुन पाते हैं? कंपमान स्व कंपमान स्वरित्र त्रिभुज द्विभुज की एक भुजा को अपनी उंगली से स्पर्श कीजिए और अपने अनुभव को अपने मित्रों के साथ बांटिए। आप जब देखिए, ये जो कंपन यहाँ पर है, यहाँ से आप इसको पेंसिल से या कुछ चीज़ों से आप इसको टच करिए तो इससे क्या होगा? कंपन, मतलब कंपन होगा। और कंपन जैसे होगा तो इससे क्या होगा? कंपन होता है तो ध्वनि निकलता है। ये देख सकते हैं, क्या ये धागा है और टेबल टेनिस की ये गेंद है। और कंपमान जो स्वरित्र द्विभुज, ये क्या है? कंपमान स्वरित्र द्विभुज है, इससे हम कंपन होता है इससे। अब क्या करेंगे? तो अब एक टेबल टेनिस का या एक छोटी प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाइए। एक लंबी सुई और धागा लीजिए। धागे के एक सिरे पर एक गांठ और सुई की सहायता से धागे को गेंद में पिरोइए। पहले कंपन ना करते हुए स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। फिर कंपन करते हुए स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को गेंद को स्पर्श करिए। देखिए क्या होता है। तो आपने मित्रों से विचार विमर्श करने के लिए कहा था, जब आप इसमें गेंद का कंपन
जब हम स्पर्श करवाते हैं तो ये गेंद इधर आता है, इधर आता है तो इसके बीच में जो ये देख रहे हैं कौन कंपन कर रहा है, जो कंपमान स्वरित्र जो आपके पास है वो क्या होता है, कंपन करता है। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि कंपमान स्वरित्र द्विभुज लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को स्पर्श करते हुए ये चित्र आपको दिखाया गया है। अब देखिए 12.2 को हम पढ़ेंगे तो एक बीकर या गिलास को ऊपर तक पानी से भरेंगे और कंपमान स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को चित्र में देखेंगे तो उसके अनुसार सतह से स्पर्श करवाएंगे जो कंपमान हो गए। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पर दर्शाए गए जो चित्र हैं उससे हम देखेंगे तो अनुसार कंपमान स्वरित्र द्विभुज कि दोनों भुजाओं को पानी में यहाँ पर डुबोएंगे, 1 और 2 है और यहाँ पर 2 भुजा इसके हैं तो इसको हम पानी में डुबो रहे हैं। ये स्वरित्र जो है कंपमान स्वरित्र द्विभुज है और ये देखेंगे जब इसको हम डुबाते हैं तो इससे कंपन उत्पन्न होता है। देख सकते हैं कैसे हो रहा है, तो ये जो है सटाते के साथ क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। कंपमान स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा पानी की सतह को स्पर्श करते हुए। अब देखिए हम सीधा करेंगे तो सीधा में भी देखेंगे जैसे पानी के संपर्क में आएगा तो ये देख सकते हैं ये कंपन आपको जो दिखाया जा रहा है यही इसका क्या है, कंपन है, तो यही आवाज़ है, कंपन हो रहा है। तो कंपमान स्वरित्र द्विभुज की तीनों भुजाएं पानी में डूबी हुई है। ये देख सकते हैं 1 2 3 ये तीनों भुजाएं जो है पानी में डूबी हुई है। अब उपयुक्त में से हम क्या समझेंगे तो उपयुक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या आप किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने स्वरित्र द्विभुज से आघात हो द्वारा ध्वनि उत्पन्न की, उसमें जब हम सटा रहे हैं तो उससे क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा, खुरचकर, रगड़कर, वायु फूंककर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। उसको किसी को रगड़ दीजिए, किसी को खुरच कर दीजिए तो इससे क्या होता है, तो इससे होता यही है कि ध्वनि उत्पन्न इससे होता है। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं, हम वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कोई भी वस्तु जब कंपमान नहीं होगा तो उससे ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा, आप जानते हैं। कंपन का अर्थ क्या होता है, तो कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। अगर एक वस्तु है तो वो बार बार जो है गति कर रहा है तो ये क्या हुआ, यही कंपन हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपन कहते हैं। मनुष्यों में वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। जो भी बात ध्वनि आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो किससे, तो वाक तंतुओं के साथ जो है कंपन होता है, इसके साथ कारण आप जो है होता है इसका आवाज़ कंपित होता है। आप आवाज़ बोलते हैं तो आपको सुनाई देता है कंपन के कारण ही। जब कोई पंछी अपने पंख को फड़फड़ाता है, यह देख सकते हैं कि जब कोई पंछी है अपने पंख को फड़फड़ा रहा है तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है, तो उसका पंख क्या होता है, फड़फड़ाता है। और यहाँ पर भी पंछी का पंख देखते होंगे कि फड़फड़ा रहा है तो ये क्या होता है, सटता जब है तो वो क्या होता है, फड़फड़ाता है। फड़फड़ाता मतलब जो है उसमें पंखों में घर्षण हो रहा है। देखिए एक खींचे हुए रबर के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है। ये क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर बताया भी गया है कि एक खींचे हुए रबर के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर क्या होता है, कंपन करता है। एक रबर है उसको बीच से खींच दीजिए फिर छोड़ दीजिए, क्या होता है, ये कंपन करेगा और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया तो इसे कीजिए और तनी हुई रबर के छल्ले के कंपन को देखिए। क्रियाकलाप में है कि विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाने के लिए कहता है और अपने मित्रों से विचार विमर्श करिए और जो आप वाद्य यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो वो कंपन कैसे करता है, उसमें ध्वनि क्या है वो आप देखेंगे। आप देखेंगे ध्वनि का संचरण कैसे होता है, आदान प्रदान कैसे होता है, मतलब आपके कानों तक कैसे वो पहुंचता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो कंपन करती हुई वस्तुओं के द्वारा।
अब आगे है द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है। द्रव हो या पदार्थ हो, इससे क्या होता है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। यही जो संचरण है यही क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। तीनों में ध्वनि क्या होता है, संचरित होती है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। जब कोई वस्तु है वो अगर कंपन कर रहा है तो यहाँ पर जो भी छोटे छोटे कण होंगे, जो भी होंगे, वो क्या होंगे, कंपन करने लगेंगे। ये क्या होंगे, कंपमान हो जाएंगे। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों, ये जो भी यहाँ पर कण आप दिख रहे हैं वो क्या होता है, ये कण कंपमान वस्तुओं से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुँच, ये जो है स्वयं गति करके नहीं पहुँचता। जो भी कंपमान है वस्तु वो नहीं पहुँचता। पहले क्या होता है, सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होती है। जो भी यहाँ पर संपर्क में लाएगा हमारे कान को, वो एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब विस्थापित हो रही है। यह अपने समीप के कणों पर एक बल लगाता है और यह जो है क्या करेगा, एक बल लगाएगा अपने कण के, जो भी अपने समीप जो है कण उस पर, और जिसके फलस्वरूप क्या होगा, निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाती है। और जो भी निकटवर्ती कण है अगर स्थिर है तो वो क्या होता है, एक बल इधर से आया तो ये क्या हुआ, विस्थापित, ये भी अपना स्थान छोड़ देगा। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट जाती हैं। जो यहाँ से कण चला था कंपन होकर, और जो विस्थापित कण है वो क्या होता है, इसके संपर्क में आते ही बल लगता है तो ये क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। जब ये विस्थापित हो जाता है तो जो पहला प्रारंभिक कण जो यू होता है वो क्या करेगा, वो फिर वह अपने स्थान में लौट जाता है। और माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। और ये माध्यम जो है, ये माध्यम तब तक चलते रहता है तब तक जब तक कि आपके कानों तक ये ध्वनि नहीं पहुंच जाती है। ये समझ गए आप। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ मतलब माध्यम के कण नहीं, माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। माध्यम का जो है कण, माध्यम के विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश के स्रोत से आने वाला एक प्रकाश पुंज परावर्तक पर गिराया जाता है और परावर्तित प्रकाश जो है दीवार पर गिर जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर कि एक सूर्य का कण है, किरण है, और यह क्या करता है, ये झुर्री है, यहाँ से आता है और यहाँ पर परावर्तित शीशा लगा हुआ है, प्रकाश पुंज है, और यहाँ से क्या होता है, ये परावर्तित होकर फिर यहाँ पर दीवार तक पहुँच जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर समतल दर्पण है और तानित गुब्बारा है और टीन का गुब्बारा है। ऊपर हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है, तो क्या ध्वनि एक प्रकाश धब्बे को नृत्य करा सकती है। देखिए, एक टीन का डिब्बा लेने के लिए कहता है, ये टीन का डिब्बा है, इसके दोनों सिरों को काटकर एक खोखला बेलन बना लीजिए और एक गुब्बारा लीजिए। इसको एक इस जो है, जो गुब्बारा आप ले रहे हैं उसको इस प्रकार काटें कि उसकी एक झिल्ली बन जाए। इस झिल्ली को खींचकर डिब्बे के इस झिल्ली, जो भी झिल्ली आप गुब्बारा का, ये देख सकते हैं ये गुब्बारा का झिल्ली है, इसको काट लीजिए। ये देख सकते हैं। अब क्या करेंगे तो इसको एक खुले सिरे के ऊपर तान दीजिए, ताना गया है, और गुब्बारे के चारों ओर एक रबर का छल्ला लपेट दीजिए। ये इसको बांध दीजिए, मतलब छल्ला लपेट कर उसको टाइट कर दीजिए। समतल दर्पण का एक छोटा टुकड़ा लेंगे और दर्पण के इस टुकड़े को गोंद की सहायता से गुब्बारे से इस प्रकार चिपकाइए कि उसकी चमकदार सतह ऊपर की ओर हो। ये इसको हम ऐसे चिपकाएंगे कि ये जो चमकदार सतह, जो शीशा दिख रहे हैं दर्पण, समतल दर्पण, वो ऊपर होगा। और एक झिरी जो स्लिट है से आने वाले प्रकाश की दर्पण को पकड़ दीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश की दर्पण जो है उस पर हम पड़ने देंगे, उसको हम पकड़ कर रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिखाया गया है कि ये एक दीवार है, ये दीवार पर रहेगा और ये इसको
झिरी पर जो है प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी पड़ेगी। परावर्तन के पश्चात प्रकाश का धब्बा दीवार तक पर पहुँचता है, ये परावर्तित होता है और ये क्या होता है, दीवार पर पहुँच जाता है, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है। डिब्बे के खुले भाग में सीधे की बात कीजिए या चिल्लाइए। यहाँ पर देख सकते हैं जो खुला भाग है इसमें आप चिल्लाइए और दीवार पर प्रकाश के धब्बे को नाचते हुए देखिए। और यहाँ पर आप चिल्लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का जो धब्बा है यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ से जब आएगा तो ये क्या होगा, इधर उधर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्यों नाच रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, आवाज़, मतलब आपके आवाज़ से ये कंपित हो रहा है, कंपमान हो रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, तो आगे लिखा गया है कि तरंग क्या है, तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में उत्पन्न जो है, निकटवर्ती जो कण है उनमें गति उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर वही बात बताया गया है कि एक माध्यम है और निकटवर्ती ये कण है, तो इसमें जो है क्या करेगा, गति उत्पन्न कर देगा और ये गति जो है फिर क्या करेगा, तो ये विस्थापित हो जाएगा और यह फिर गति क्या होगा, वापस आ जाएगा। यही प्रक्रिया जो है तब तक चलेगा जब तक आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच जाती है। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, जो भी माध्यम होता है उसके कण वो आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। और विक्षोभ क्या होता है, जो भी यहाँ पर पहले से था, जो उसको यहाँ गति दिया वो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसीलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जाता है और ध्वनि को हम तरंग के नाम से रूप में भी जानते हैं। वो क्या होता है, तरंगित होते रहता है, एक स्थान से आया फिर गया फिर गया फिर आया, ऐसे करके वो चलते रहता है किसी माध्यम से, तो ये तरंग के नाम से भी इसको आप जानते हैं। ध्वनि तरंगें माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगें कहलाती है। क्या होता है यहाँ पर, ये समझेंगे कि ध्वनि जो तरंग है वो क्या करता है, माध्यम जो होता है के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होता है, जो माध्यम कण है उसके द्वारा जो है वो अभिलक्षित हो रहा है और यह जो है क्या कहलाएगा, ये यांत्रिक तरंगें कहलाती है। जो ये गति के द्वारा अभिलक्षित हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, यांत्रिक तरंगे हो जाएंगे। इसको यांत्रिक तरंगे भी हम कहते हैं। अब देखिए, ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। क्या है, वायु सबसे सामान्य माध्यम है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, संचरित हो रहा है, तो उसके लिए ध्वनि के लिए आपको वायु सबसे सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। जब कोई भी वस्तु है वो कंपन कर रहा है तो अपने सामने जो भी कण है तो उसको वायु के द्वारा क्या करता है, धक्का देकर संपीड़ित करता है, इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान, देखिए यहाँ पर आ रहा है। और इसी प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है और जब ऐसे करेगा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वो उस माध्यम से आ रहा है तो क्या करता है, उच्च दाब का क्षेत्र ये उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, संपीड़न कहते हैं और यह क्षेत्र जो होता है उच्च दाब का क्षेत्र, इसको हम संपीड़न करते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है और क्या करता है, ये जो कंपमान वस्तु है तो ये क्या करेगा, तो इसके दूर आगे की ओर जो है गति कर लेगा। ये संपीड़न जो होगा ये उसके दूर जाएगा। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब ये कंपमान वस्तु है ये पीछे की ओर कंपन कर रहा है तो क्या होगा, एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसे विरलर मतलब आर कहते हैं। और यह पीछे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, विरलन बोलेंगे और जो आगे होगा उसको क्या बोलेंगे, संपीड़न बोलेंगे। ठीक, यह विरलन हो गया, मतलब आर से डिनोट करेंगे इसको सी से। जब वस्तु कंपन करती है, चित्र में है कि यहाँ पर देख सकते हैं कंपमान वस्तु, ये कंपमान हो रहा है, ये देख सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है। ये सी है, ये आर है, फिर सी होगा, फिर आर होगा। ये क्या समझ गए आप, एक जो होगा वो क्या हो जाएगा, विरलन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, संपीड़न। ये सी जो है संपीड़न हो जाएगा। कंपमान वस्तु किसी माध्यम में संपीड़न मतलब सी तथा विरलन आर की श्रेणी उत्पन्न करते हैं। अर्थात
आगे और पीछे तेज़ी से गति करती है। क्या करता है? तो आगे और पीछे तेज़ी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। आगे जो कर रहा है वो संपीड़न हो गया, पीछे जो गति कर रहा है तो वो विरलन हो गया। यह संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं और ये संपीड़न और विरलन जो होता है क्या करता है? ये ध्वनि तरंग बना रहा है। एक यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़े हम, और ये क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग हो जाएगा, जो माध्यम से होकर संचरित होती है। जो क्या होता है? ध्वनि तरंग जो होता है वो माध्यम से होकर संचरित हो रहा है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन क्या है? निम्न दाब का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। जो भी एक आयतन है उसमें कितना कण है उस पर ये डिपेंड करता है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि कोई माध्यम है और कणों का जो अधिक अगर घनत्व है तो अधिक दाब है, अगर कम घनत्व है तो उसका क्या है? कम दाब है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इन संचरण को किस रूप में आप देख सकते हैं? तो घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी आप इसको जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कैसे पहुंचता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसके बारे में भी तुरंत पढ़ा है कि कंपन के माध्यम से आपके कानों तक ये पहुंचता है। तो कैसे ये इसका माध्यम होता है तो इसको हम देखेंगे। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो क्या होता है? अपने चारों ओर के जो चारों ओर माध्यम के जो कण को क्या करता है? वो कंपमान कर देता है। एक वस्तु है, यहाँ पर जो है उसमें कंपन हुआ, तो यहाँ पर जो भी छोटा छोटा कण है उसमें क्या होगा? गति आएगा। क्या होगा? इसमें गति आएगा। ये जो होगा कण क्या करेगा? ये कण कंपमान वस्तु से स्वयं चलकर हमारे कानों तक नहीं पहुँचता, और यह कंपमान वस्तु है ये नहीं हमारे कानों तक पहुँचता, बल्कि क्या होता है? कंपमान वस्तु के सबसे नज़दीक वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाती है। जब ये यहाँ पर आता है तो क्या करता है? ये जो स्थिर है उसको विस्थापित कर देता है, और ये जो है विस्थापित होता है तो ये आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो जो क्या करता है? नज़दीक कणों पर बल लगाता है और उसे भी क्या करता है? विस्थापित कर देता है, और यह फिर पुनः जो है प्रारंभिक अपनी जो अवस्था है, मूल अवस्था है, वहाँ पर लौट आता है। और माध्यम में यह प्रक्रिया जो तब तक चलता रहता है जब तक जो है हमारे कानों तक ये ध्वनि नहीं पहुँच जाती। इस तरह की जो माध्यम होती है, ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ मतलब माध्यम के कण नहीं बल्कि क्या होते हैं? विक्षोभ जो होते हैं माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। विक्षोभ जो होता है क्या होता है? माध्यम द्वारा संचरित होता हुआ आपको होता है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे कि आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। जब तक जो है ऐसे ये जो देख रहे हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पर प्राथमिक है जो प्रथम चला है, और यहाँ पर एक गति देता है और यह क्या करता है? इसको विस्थापित कर देता है। ये विस्थापित होता है तो यहाँ पर ये आ जाता है, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, ये तरंग बनते चला जाता है। आपके कान यहाँ तक है, यहाँ पर है, तो ये आपके कानों तक जब तक तब तक पहुँचेगा, जब तब तक जो करते रहेगा जब तक ये पहुँच नहीं जाए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए, ध्वनि एक क्या है? यांत्रिक तरंग है, और उसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। ध्वनि जो है निर्वात में होकर नहीं चलती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग है। एक क्या है? यांत्रिक तरंग है, और यह जो है निर्वात में होकर नहीं चल सकती। इसे निम्न प्रयोग द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रयोग पहला है कि एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार लीजिए और विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाइए। बेलजार को चित्र की भांति एक निर्वात पंप से जोड़िए। घंटी के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। आप निर्वात पंप को चलाइए। अब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है। ध्वनि की
घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है, यद्यपि उसमें पहले जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ समय पश्चात जब बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है, तब आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई देती है। यदि बेलजार की समस्त वायु निकाल दी जाए तो क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ज़्यादा जो भी वायु है उसको निकाल देंगे तो आपको ध्वनि नहीं सुनाई देगी। क्या तब भी आप घंटी की ध्वनि सुन पाएंगे। इसका माध्यम क्या होता है, अवरुद्ध हुआ। तो माध्यम जैसे ही अवरुद्ध हुआ क्या होगा, कोई माध्यम अगर नहीं है तो आप कैसे सुनेंगे। निर्वात देखिए, ये निर्वात पंप है और ये विद्युत घंटी है, बेलजार है, कॉर्क है, स्विच है और विद्युत धारा है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, यह दर्शाने के लिए बेलजार का उपयोग है। ये ध्वनि का संचरण जो है निर्वात में नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। जब आप क्या करते हैं तो घंटी क्या होता है, मिश्र धातु से बना हुआ होता है, आप जानते हैं। जिसे हथौड़ा से क्या करते हैं, चोट करते हैं, और जैसे ही चोट करते हैं क्या होता है, कंपमान होता है। और कंपन के कारण क्या होता है, ये हवा में विक्षोभ उत्पन्न करता है। कौन, जैसे ही हम उसमें लोहा है, हथौड़ा है, जो भी है उसमें आप मारे, चोट लगाए तो क्या होता है, वो विक्षोभ होगा। किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से। और तरंग क्या है, तरंग एक विक्षोभ है जो हवा में आगे पीछे कंपन करता है। तरंग क्या है, एक विक्षोभ है जो हवा में क्या करता है, आगे पीछे कंपन करता है और हमारे कानों तक पहुंच जाता है। और माध्यम के कण केवल दोलन करते हैं और विक्षोभ आगे बढ़ जाते हैं। माध्यम के कण क्या होता है, जो भी माध्यम है सिर्फ वो दोलन करेगा, आगे पीछे जाएगा और यह जो कण होगा आगे बढ़ जाएगा और आपके कानों तक ये पहुंचकर आपको सुनाई देता है। देखिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, आपने ऊपर पढ़ा भी है कि ध्वनि तरंग के जो होंगे, ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। तो ध्वनि तरंगों के गमन के लिए किसी माध्यम जैसे कि जल, स्टील, वायु की आवश्यकता होती है। जानते ही आप, यह निर्वात में होकर नहीं चलती है। ये क्या होता है, निर्वात में होकर नहीं चलता है। और ध्वनि तरंगे तभी संचरित हो सकती है जब उसके माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करते हैं और जो है विक्षोभ आगे बढ़ जाए। जब ऐसा होगा तभी जो है ये क्या होंगे, आपको सुनाई देंगे। इसीलिए इसको यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग भी हम इसीलिए कहते हैं। अब है मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए हैं, क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है, और जब हवा नहीं है तो क्या होगा, वायुमंडल नहीं है, तो यहाँ पर आपको ध्वनि जो है सुनाई नहीं देगी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखेंगे कि क्योंकि ध्वनि तरंगे के संचरण के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है, और जबकि चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं रहने के कारण क्या होता है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, संचरित नहीं होती है, ये आप जानते हैं। जब तक उसको कोई माध्यम नहीं मिलेगा तब तक आपको वो सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पर वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर, और इसी के कारण आपको ये सुनाई नहीं देती है। बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत बार। अब देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। क्या है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। क्रियाकलाप में दिया गया है कि एक श्रीलंकी लीजिए और श्रीलंकी को चित्र में दर्शाए गए हैं और अपने मित्र से इसको तीव्र करने के लिए कहता है, एक तीव्र झटका दीजिए। और आप देखते हैं कि आप यदि अपने हाथ से श्रीलंकी को, जो स्प्रिंग होता है उसको, उसी को कहता है, तो लगाकर आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते हुए खींचते हैं तो क्या होता है, इससे ध्वनि उत्पन्न होता है। देख सकते हैं एक विलरण हो गया और एक संपीड़न हो गया। ये संपीड़न है, ये विलरण जो आपको थोड़ा गैप में मिल रहा है वो क्या है, संपीड़न है। जो आपको पूरा सटा हुआ मिल रहा है वो क्या है, विलरण है। तो ये क्या है, श्रीलंकी में अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग, एक बड़ा एक छोटा, आगे एक पीछे, मतलब एक आगे जा रहा है तो एक पीछे जा रहा है, एक आगे जा रहा है तो एक पीछे जा रहा है। आर और सी का यह कम्युनिकेशन है। तो ये क्या होगा, ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। यदि आप श्रीलंकी पर एक चिन्ह लगा दें तो आप देखते हैं कि श्रीलंकी पर लगा चिन्ह विक्षोभ के संचरण की दिशा में समांतर आगे पीछे गति करता है।
देखिए जहाँ क्षेत्रों को जहाँ उन क्षेत्रों को जहाँ श्रीलंकी की कुंडलियाँ पास-पास आ जाती है, वो क्या है? संपीड़न है। और उन क्षेत्रों में जहाँ कुंडलियाँ क्या होता है? दूर-दूर जाता है, उसको विरलन कहते हैं। और कहते हैं आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। अब आप किसी श्रीलंकी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। क्या होती हैं? यही तरंगे जो है आगे संचरण जो हो रहा है आगे पीछे का, वही तरंग क्या कहलाएगा? अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाएंगे। इन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। जो भी विक्षोभ है जो आपको सुनाई दे रहा है विक्षोभ के माध्यम संचरण के माध्यम से, वही जो होगा कणों के विस्थापन का जो होगा क्या होगा? समांतर होगा। और दिशा के समांतर जो विक्षोभ होगा विक्षोभ के संचरण की दिशा की क्या होगा? ये समानांतर होगा। देख सकते हैं इन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन और विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती है। अतएव ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। इसी को हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। एक जो है छोटा बड़ा, एक संपीड़न हुआ, एक विरलन हुआ, एक संपीड़न हुआ, एक विरलन हुआ, यही क्या कहलाता है? तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाता है। ये अनुदैर्घ्य तरंग हो गया। और जो आप देख रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान में गति हो रहा है, संचरण की जो दिशा है और जो कण है विस्थापन हो रहा है, यही क्या कहलाएगा? यही जो है कहलाएगा ध्वनि तरंगे। जो होगा ये ध्वनि तरंगे जो होगा अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे जो है संचरित होता है। आपको यहाँ पर आपने बताया, देखा भी है। और ये ऐसे होगा तो ये क्या होगा? ध्वनि तरंगे जो होंगे वे क्या होंगे? अनुदैर्घ्य तरंगे होंगे। यदि आप श्रीलंकी के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर दाएं बाएं हिलाएं, तब भी आपके श्रीलंकी में तरंग उत्पन्न दिखाई देगा। इस तरंग में तरंग जो है कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करता है। लेकिन जो वो नहीं चल रहा है, लेकिन अपने जो है क्या करता है? अपनी विरामावस्था में कंपन ऊपर नीचे करते रहता है। इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और यह जो तरंगे होंगे क्या होंगे? अनुप्रस्थ तरंगे होंगे, जो लंबवत होगा और जो क्या होगा? ऊपर नीचे अपनी जो अवस्था है उसमें वो करेगा। तो ये इस बात को आप समझ गए कि अनुप्रस्थ तरंग कौन होंगे। तो इस तरंग में जो होते हैं कण क्या होते हैं? तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करता है, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे, जो विराम अवस्था है आप इसको दबा रहे हैं, ये विराम अवस्था में भी है तो ये कंपन करेगा। और इस प्रकार जब करेगा तो इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत गति करती हैं। जो तरंग की दिशा होगी, संचरण की दिशा होगा क्या होगा? लंबवत होगा। जैसे ही लंबवत आपको दिखे वो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। आप अब अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी उच्च कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। प्रकाश भी क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो कहाँ से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। तो ऊपर से जो प्रकाश आ रहा है तो उसका माध्यम जो है ऊपर से आ रहा है और ऊपर नीचे ऐसे दोलन जो कर रहा है, जो दिशा में तरंग जो है कण जो है स्थिति ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्या हो जाता है? अनुप्रस्थ तरंग हो जाता है उसी के कारण। किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उसके दाब या घनत्व के नहीं होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर दोलन जो भी हो रहा है वो क्या होता है? उसके कारण नहीं होता है। किसके कारण नहीं होता है? तो उसके जो दाब हैं, जो कण हैं, उसके कारण उसमें दोलन नहीं होता है। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं हैं और प्रकाश तरंग जो है यांत्रिक तरंग नहीं है। और यहाँ पर आपको बस एक ही बात याद रखना है कि प्रकाश तरंग यांत्रिक तरंग नहीं है। और यहाँ पर ये याद रखना है कि प्रकाश भी क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। दो चीज़ आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक कह देगा प्रकाश जो है प्रकाश तरंगे क्या यांत्रिक तरंगे हैं? तो नहीं हैं। ये भी पूछ देगा कि प्रकाश जो है कहाँ पर कैसे चलती है? तो ये क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। ये आप याद रखेंगे। अब है ध्वनि तरंग के अभिलक्षण।
किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। क्या होते हैं? तो यहाँ पर आवृत्ति होता है, आयाम होता है और वेग होता है। ध्वनि तरंग को ग्राफीय रूप में हम देखेंगे तो दिखाया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उसके औसत मान के बराबर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होता है। और क्या होता है? उसके जो औसत मान है और जो दूरी है उसके साथ वो परिवर्तित हो जाएगा, घनत्व और दाब। यहाँ पर दर्शाया गया है कि जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव होता है। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण पास पास आ जाते हैं। संपीड़न में क्या है? वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई भी कण है तो वह क्या होता है? पास पास आ जाता है। इन्हें वक्र की ऊपरी भाग में दिखाया गया है, चित्र में देखेंगे। और शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अधिक जहाँ पर है और जहाँ पर कम है उसको दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र में हम देखेंगे इस संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होता है। विलयन निम्न दाब के क्षेत्र में जहाँ कण जो है दूर दूर हो जाता है और उन्हीं घाटी से प्रदर्शित करते हैं। उन्हें क्या किससे? तब घाटी से। इन्हें वक्र निम्न प्रकार में दर्शाया गया है, हम चित्र में भी देखेंगे। और शिखर की तरंगे का दीर्घ तथा घाटी को गर्त कहा जाता है। और शिखर की तरंग जो होंगे और इसको श्रृंग या घाटी को तरंग का सिंह तथा घाटी को क्या बोलते हैं? गर्त कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़नों सी तथा दो क्रमागत विलयनों आर के बीच की तुलना तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। जो भी यहाँ पर दो गो क्या है? सी है और दो आर है, तो इसके बीच की जब हम तुलना करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम दूरी तरंगदैर्घ्य, मतलब इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य एक साधारण जो ग्रीक अक्षर लैम्डा, ये क्या है? लैम्डा है, याद रखेंगे। लैम्डा ऐसे होता है, लैम्डा, ये लैम्डा है से निरूपित किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक आपसे पूछेगा तो क्या होता है? मीटर होता है। देख सकते हैं यहाँ पर हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज का जन्म कब होता है? तो 22 फरवरी 1857 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ और उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत की प्रयोग की पुष्टि की। उन्होंने रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ तथा टेलीविज़न के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की। आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम उसके नाम में जो है सम्मान के कारण रखा गया है। उनके सम्मान से ही उसके आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है, इन्हीं के सम्मान से रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में आपको ऊपर जो दिखाया गया है उसी का यहाँ पर है। ये स्पीकर है और ये सी है और ये आर है। और यह केस में क्या होता है? धन घनत्व भिन्नता यहाँ पर देखी जा सकती है। कैसी होती है? यहाँ पर देख सकते हैं धन घनत्व भिन्नताएँ आगे और पीछे, मतलब ये सी जो है आगे की ओर ले जाता है, आर जो क्या होता है? पीछे की ओर ले जाता है, याद रखना है। और यह दूसरा चित्र आप देखेंगे जो क्या करता है? तो यहाँ पर स्पीकर, ये स्पीकर है और यह आवाज़ आप दे रहे हैं तो सी और आर। यहाँ पर आर देख सकते हैं कैसे फैला हुआ है, सी देख सकते हैं कैसे संपीड़ित है। और यहाँ पर भी दिखाया गया है कि घनत्व और दाब जब पड़ता है तो क्या होता है? तो ऊपर का भाग और नीचे का, ये देख सकते हैं बीच का भाग जो दूरी को दर्शाता है, यही क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य कहलाता है। और ये देख सकते हैं ये दूरी का भाग हो गया और यह औसत घनत्व के औसत दाब, ये जितना भी औसत घनत्व दूरी जो चल रहा है वही आपको यहाँ पर सिंह है और ये ऊपर का भाग आपको दिखाया गया है। चित्र में भी दिखाया जो भी गया यहाँ पर दर्शाया गया है कि दिखाया गया ध्वनि जो है घनत्व या दाब के उतार चढ़ाव के रूप में संचरित होती है। घनत्व तथा दाब के उतार चढ़ाव को ग्राफीय रूप से यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या है? ये उतार चढ़ाव है। अब है कि आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है क्या होता है? अनुदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति होता है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि
कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है। मान लीजिए कि आप किसी ढोल को पीट-पीट कर बजा रहे हैं। आप ढोल को 1 सेकंड में जितनी बार पीटते हैं, वह आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति है। जितना सेकंड में आप जो है जितना बार पीट दिए, वही क्या हुआ तो दूरी जो जितना भी होगा वो क्या होगा, ढोल को पीट-पीट कर आप जो बजा रहे हैं तो 1 सेकंड में आप कितना बार, जितना भी बार आप बजाते हैं, 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितना बार, वही क्या हो जाता है, उसकी आवृत्ति है। हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व क्या होता है, किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। जो भी अगर कोई माध्यम है तो क्या होगा, उसके अधिकतम घनत्व और न्यूनतम के जो है बीच वो बदलेगा। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक जो है आने पर एक दोलन पूरा होता है। यहाँ पर एक अधिकतम मान है, एक न्यूनतम मान है, यहाँ पर आया और फिर पुनः जो है क्या होगा, ये अधिकतम मान तक पहुँचेगा, ये अधिकतम मान तक पहुँचेगा। तो यही क्या कहलाएगा, एक दोलन। यहाँ पर पहुँचने में जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा, एक दोलन हो जाएगा। एक अंक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। और जब एक स्थान से यहाँ पर गया, यहाँ एक पूरा हुआ, जो एक स्थान वहाँ पर गया, अधिकतम और न्यूनतम की ओर गया है, और फिर यह जो है अधिकतम की ओर आएगा, तो एक दोलन हो गया। और एक दोलन जो हो गया, यही जो क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाती है, तरंग की आवृत्ति कहलाती है। मतलब जो भी संख्या होगा एक समय में, जो समय में कुल जो समय लगेगा, जो समान है, उसमें जो है जितना समय आप लगा कर दोलन कर रहे हैं, वही जो है कुल जितना भी आप कर लेंगे तो कुल ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाएगा। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास में से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विलरणों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। जो भी संपीड़न है, जो भी विलरण है, जो आया फिर गया, फिर आया फिर गया, तो इसकी हम जब बीच की गणना करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, आपको इससे ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। इसे सामान्यतः ग्रीक अक्षर न्यू, मतलब इसको ग्रीक अक्षर न्यू से करके न्यू होता है, उससे बताया गया, सूचित किया गया, प्रदर्शित किया गया है। अब हम देखेंगे तो न्यू हो गया, और इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज, मतलब प्रतीक HZ। प्रतीक क्या होता है, HZ। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब आगे है दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विलरणों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। जो दो संपीड़न क्रमागत दो संपीड़न है, उसमें जो है कितना गया और कितना विलरण और संपीड़न, जो क्रमागत बिंदु है, कितना बार वो उस समय में गुजरा है, वही क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। जो भी समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। आप कह सकते हैं कि माध्यम में घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। जो भी आप समय लेंगे एक संपीड़न में, मतलब माध्यम में जो घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में एक पूरा दोलन कर लिया, और उसमें जो लिया गया समय है वो ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाएगा। इसे T अक्षर से निरूपित करते हैं, उसको आप T से इसको निरूपित करते हैं, जो आवर्तकाल होगा। और इसका SI मात्रक सेकेंड है, और समय जैसे है तो उसमें क्या होगा, SI मात्रक सेकेंड होगा। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच संबंध को निम्न प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1/T, 1/T। और इस प्रकार आप उच्च तारत्व की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विलरण की संख्या क्या होता है, अधिक संख्या गुजरती है। एक एकांक समय में संपीड़न और विलरण की संख्या जो है अधिक संख्या गुजरती है। आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि किसी ऑर्केस्ट्रा जो है वाद्यवृंद है, उसमें वायलिन तथा बांसुरी की एक समय बजाई जा सकती है, एक समय से आप बजाएंगे और दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम मतलब वायु में चलती है और हमारे कानों तक एक ही समय तक पहुँचती है। दोनों ही स्रोतों में ध्वनि
एक ही चाल में चल रही है, लेकिन जो ध्वनियाँ हम ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ऐसा ध्वनि से जुड़े भिन्न अभिलक्षणों के कारण है, और यह जो है अभिलक्षण बहुत सारे होते हैं, इसी के कारण होता है। तारतम्य इसमें इनमें एक अभिलक्षण है। तारतम्य क्या है, इसमें एक अभिलक्षण है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को वह मस्तिष्क के किस प्रकार अनुभव करता है, उसे तारतम्य करते हैं। यहाँ पर कोई भी ध्वनि है और जो उत्सर्जित हो रहा है और आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार आपको अनुभव करेंगे, वही क्या कहलाएगा, उसे हम तारतम्य कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितना शीघ्रता से होता है, आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। जितना भी शीघ्रता से कंपन होगा, आवृत्ति क्या होगा, उसका उतना ही अधिक होगा, और उसका तारतम्य भी अधिक होगा। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारतम्य कम होता है, उसकी आवृत्ति भी कम होती है। यहाँ पर तारतम्य अधिक तो ध्वनि अधिक, तारतम्य कम हो तो ध्वनि कम और आवृत्ति भी कम, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि ये देख सकते हैं निम्न तारतम्य की ध्वनि जो है, निम्न तारतम्य मतलब ज़्यादा ले रहा है तो क्या होगा, ध्वनि कम होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मृदु ध्वनि है, ये मृदु ध्वनि है, ये आवाज़ जो है एक साइड से मतलब एक प्रकार से आपके कानों तक पहुँचता है समय में। यहाँ पर उच्च में देखेंगे तो उच्च में देख सकते हैं कि कितना कम है, संपीड़न और विलरण की जो समय सीमा है कितना कम है, तो इसे क्या है, उच्च है, तो ये प्रबल ध्वनि हो जाएगा। ये मृदु ध्वनि होगा, ये प्रबल ध्वनि होंगे। और यहाँ पर आगे है कि विभिन्न आकार तथा आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती है और विभिन्न तारतम्य की ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। मतलब कोई भी माध्यम है और जो उसका मूल स्थिति है, उसमें जो है दोनों और अधिकतम जो विक्षोभ होगा, जो आएगा जाएगा, और जो माध्यम का होगा वो क्या होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे सामान्यतः अक्षर ए से निरूपित, जो आयाम होगा उसको हम ए से निरूपित करते हैं। जैसे चित्र में देखेंगे, ध्वनि के लिए किसी मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा, और ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुल मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारे तो क्या होता है, तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारेंगे तो क्या होगा, प्रबल ध्वनि आप सुनेंगे। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है, क्योंकि ये इसमें क्या है, अधिक ऊर्जा समृद्ध है। उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है, और स्रोत से दूर जाने पर इसका क्या होता है, आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम हो जाते हैं। यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है कि समान आवृत्ति की प्रबल तथा मृदु ध्वनि की तरंगे आकृतियाँ प्रदर्शित की गई है। निम्न को हमने देखा और उच्च को भी हमने देखा कि यहाँ पर निम्न तारतम्य की ध्वनि जो होता है कम आवृत्ति कम तथा उच्च तारतम्य की ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं मृदु ध्वनि की आयाम कम होता है और प्रबल ध्वनि का क्या होता है, आयाम अधिक होता है। अब है कि ध्वनि की गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारतम्य तथा प्रबलता की ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, और जो एकल आवृत्ति की ध्वनि होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोन बोलेंगे। अनेक आवृत्ति की जो ध्वनि होगी, मिश्रित से ऊपर ध्वनि को हम स्वर बोलते हैं, नोट बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर टोन और स्वर किसको बोलते हैं, ये आपने समझ लिया। एकल जो ध्वनि होगा उसको क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं, एक बार मार दीजिए टोन। और जो मिश्रित होगा, जैसे कि आप गाना सुन रहे हैं तो उसमें अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग किया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वर। और जो सुनने में सुखद होती है, स्वर क्या होता है, सुनने में सुखद होता है। अब शोर है, शोर जो नॉइज होता है कर्ण प्रिय नहीं होता है, जबकि संगीत क्या होता है, सुनने में सुखद होता है। शोर आप देखेंगे तो करेंगे पूरा एक दूसरे से कोई उसका तालमेल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो शोर कहलाएगा। एकल क्या हो जाएगा, तो एकल में आपको टोन जो होगा वो क्या, एक बार से टिप दिए तो वो क्या हो जाएगा, टन, मतलब ये टोन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तरंग का कौन सा तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है, प्रबलता, दूसरा तारतम्य।
कौन सा गुण है? तो देखिए प्रबलता क्या होता है, तो प्रबलता ध्वनि की प्रबलता कंपन का आयाम निर्धारित करता है, जो कि उसका आयाम क्या है, कंपन का। और जितना अधिक आयाम होगा क्या होगा, ध्वनि उतना ही तीव्र आपको सुनाई देगा, आयाम भी उसका उतना ही अधिक हो जाएगा, प्रबल होगा, ध्वनि उतना ही प्रबल होगा। तारतम्य क्या है, तो तारतम्य ध्वनि का तारतम्य कंपन की क्या करता है, आवृत्ति निर्धारित करता है, उसका आवृत्ति, जो उसकी दूरी जो है, उसकी दूरी में कितना वह तय कर रहा है। तो जितना अधिक आवृत्ति होगा और उतना ही अधिक तारतम्य होगा। अगर जोर से आप थप्पड़ मार दिए तो क्या होगा, उसका आवाज़ पूरा गूंजेगा। अगर कम से एकदम धीमी आवाज़ उसका आपको सुनाई देगा, कम जोर से मारेंगे तो यही उसका होगा। अब आगे है कि एक तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विदलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। तरंग वेग किसको कहते हैं, तो तरंग के किसी बिंदु, जैसे तरंग का ये बिंदु है, एक संपीड़न या विदलन मतलब गया और आया द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, जो इसमें जो है समय में, ये समय जो है इसमें कितना ये दूरी तय करता है, यही क्या कहलाएगा, ये वेग कहलाएगा, यही इसका वेग हो जाएगा। वेग बराबर क्या होता है, तो दूरी बाय समय, दूरी बाय समय, जितना वो दूरी तय किया और जिसमें उनका जो है समय लगा, वही क्या होगा, वेग कहलाता है। इसको इससे डिनोट टी इक्वल टू आई बाय टी, मतलब यहाँ पर समय है 1 से इसको डिनोट किया गया है, आई होगा और टी। तो यहाँ पर देखिए जो लेमडा है क्या करता है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है, और यह जो है तरंग द्वारा एक आवर्तकाल टी में चली गई दूरी है। अतः भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा वेग, और भी इक्वल टू तरंग दैर्ध्य बाय आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग और आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। ये याद रखेंगे, किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए क्या होता है, लगभग स्थिर रहता है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 के हर्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 25 सेंटीमीटर है, यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगा। तो समय आपसे पूछा जा रहा है, ध्वनि जो है दिया गया है कि आवृत्ति कितना है, 2 के हर्ज है, 2000 के हर्ज है, यहाँ पर के किलोमीटर में है, तो यहाँ पर कितना, तो 2000 हर्ज, और तरंग दैर्ध्य जो है 35 सेंटीमीटर है, और इसका 0.35 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसका, तो इसको हम देखते हैं कि तरंग वेग क्या है, भी है, और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आवृत्ति, और यहाँ पर 0.35 गुने 2000 हर्ट्ज, ये क्या है, आवृत्ति है, ये तरंग दैर्ध्य है, और जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 700 मीटर पर सेकेंड जो है इसका पर सेकेंड इसका दूरी हो जाएगा, इतना समय ये लेगा 1.5 किलोमीटर चलने में। तो ध्वनि इन 1.5 किलोमीटर तय करने में सेकेंड में हम निकालेंगे तो 2.1 सेकेंड समय लेगा। अब देखिए क्वेश्चन कुछ है कि किसी ध्वनि तरंग किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवृत्ति को पढ़ेंगे, आवर्तकाल को पढ़ेंगे, आयाम को पढ़ेंगे, तीनों आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए तरंग दैर्ध्य जो होता है वेवलेंथ, 2 क्रमागत संपीड़न जो सी होता है और विलरण जो आर होता है के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आपने तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ा भी है कि ये जो होगा सी और आर, ये बीच की जो दूरी होगी, ये क्या कहलाएगा, तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। और तरंग दैर्ध्य को हम किससे, लेमडा से डिनोट करते हैं, और इसको ये जो तरंग दैर्ध्य जो होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो लेमडा से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक, ग्रीक ये अक्षर है लेमडा से निरूपित इसको किया जाता है, और इसका SI मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। ये आपने इसके बारे में, आपके तरंग दैर्ध्य के बारे में आपने पढ़ा। इसको लेमडा से हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, SI मात्रा मीटर है। और तरंग दैर्ध्य किसको कहते हैं, जो विलरण है, जो संपीड़न है, उसके बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या,
तो किसी तरंगदैर्घ्य का आवृत्ति किसी तरंग जो है ध्वनि की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और आवर्तकाल तथा आयाम पूछा है। तरंगदैर्घ्य के बारे में आपने देख लिया। अब हम आवृत्ति को पढ़ेंगे। आवृत्ति क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। एकांक समय में जो चल रहा है, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक समय है और यहाँ पर ये कितना बार में एक मिनट में ये जो है कितना बार दोलन कर लिया, 1 मिनट में जो समय में कितना बार ये दोलन किया, वही क्या कहलाएगा? उसका आवृत्ति कहलाएगा। ठीक। और इसे भी किससे हम करते हैं? तो भी से। और ये भी क्या होता है? न्यू इसको बोलते हैं, इसको हम न्यू ही बोलते हैं। आवृत्ति को ग्रीक भाषा न्यू से डिनोट प्रदर्शित करते हैं। और एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम पढ़ेंगे आवर्तकाल को। आवर्तकाल क्या है? तो आवर्तकाल जो होता है, तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक पूर्ण दोलन के लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। और यहाँ पर एक पूरा समय जो है दोलन करने में कितना लगा, वही क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। और यहाँ पर जो है आपने इसके बारे में भी पढ़ा, आवृत्ति के बारे में। तो एकांक समय में होने वाले दोलन की कुल संख्या कितना है? यहाँ पर कुल संख्या बस इतना ही याद रखना है, कुल संख्या जिसमें हो जाए वो आवृत्ति हो गया। आवर्तकाल हो गया तो एक माध्यम जो है तरंग है, जो तरंग द्वारा जो है माध्यम के घनत्व में एक संपूर्ण दोलन, मतलब एक दोलन करने में कितना समय लगा। और यहाँ पर आवृत्ति में है जो एक समय में कितना दोलन कर लिया। बस दो ही यहाँ पर आपको डिफरेंस है। और यहाँ से आप आवर्तकाल और आवृत्ति को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दो क्रमागत, जैसे कि संपीड़न है, दो क्रमागत विरल है और एक निश्चित बिंदु पर समय में जो भी समय उसका गुजरता है, जितने समय में वो आता जाता है, वो कितना, वही उसका आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक। इसे एसआई मात्रक सेकंड से डिनोट, समय जितना है तो उसमें एस से डिनोट करते हैं। तीसरा जो है वो है आयाम। अब आयाम है तो आयाम क्या है? तो आयाम किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विस्थापन या विक्षोभ जो बोलते हैं, आयाम कहलाता है। जो भी विस्थापन हो रहा है उसी को हम आयाम कहते हैं। मतलब कोई तरंग है, संचरण के माध्यम के कणों का मूल स्थिति में दोनों और अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। जो भी माध्यम है और उसमें जो है विस्थापन हो रहा है वही क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। इसे सामान्यतः ए द्वारा निरूपित करते हैं, कैपिटल। और इसका ऐसा इसका मात्रक जो है दाब या घनत्व मात्रक होता है। आयाम का क्या होता है मात्रक? तो दाब या घनत्व, दाब या घनत्व का मात्रक होता है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुलता प्रबल उसके आयाम से ज्ञात की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है? मतलब आवृत्ति है और उसका उसका क्या बोल रहा है? तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति वेग से किस प्रकार संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको सिर्फ ऐसे तरंग का वेग हो गया, तो तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, बस ये याद रखेंगे, यही इससे संबंधित होता है। वेग बराबर आपसे पूछ लेगा तो आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, U इक्वल टू वी ए, जो लेमडा आपने देखा। तीसरा क्वेश्चन आपको है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और वेग कितना है? 400 मीटर पर सेकेंड। तो 400 मीटर पर सेकेंड है, तो इस तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो क्या होगा? तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य की गणना करने के लिए कहता है v इक्वल टू कितना? 220 और वेग कितना है? 400 मीटर पर सेकेंड। तरंगदैर्घ्य आपको निकालना है तो तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है? v/u/v। 440 और 220 को आप भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर जो है इसमें टोटल आपको लगेगा तरंगदैर्घ्य, इसमें जो है गणना करेंगे तो 2 मीटर। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। 450 मीटर पर बैठा है, 500 ध्वनि हर्ट्ज वो सुन रहा है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आवृत्ति कितना है? 500, समय कितना ले रहा है? दूरी कितना है? 450 मीटर। और आवर्तकाल बराबर क्या होता है? T/2
आवृत्ति बाय दूरी, मतलब जो उसका आवृत्ति है और जो उसका दूरी है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/500। 1/500 जैसे ही होगा वो क्या हो जाएगा, 0.22 सेकेंड इसका टोटल आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको दिखाया। और आप ऐसे भी इसको समझेंगे कि क्रमागत संपीड़नों के बीच लगा समय जो होता है, अर्थात आवर्तकाल होता है, टी की स्थिति जो दूरी होगा, दूरी कितना है 450 मीटर पर निर्भर नहीं करता। ये दूरी पर उसका जो है आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। यह केवल भ्रमित करने के लिए आपको दिया गया है कि बच्चे कैसे उसकी जांच की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आप यहाँ से बस इतना रखेंगे कि इसकी आवर्तकाल जो है 450 पर निर्भर नहीं करेगा, ये उससे दूरी पर निर्भर नहीं करता है, दूरी ऐसे ही आपको दिया गया। तो ये आपने समझा कि ये क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन आपने देखा। यहाँ पर कुछ और हम पढ़ेंगे कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाला ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। जो 1 सेकेंड में अगर ध्वनि गुजर रहा है तो क्या होगा, उसकी तीव्रता कहलाएगी, इसीलिए इसको ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्दों का पर्याय के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रबलता या तीव्रता हम दोनों ले सकते हैं, इसका पर्याय होगा, ठीक। पर्यायवाची तीव्रता बोल देगा या प्रबलता बोल देगा, मतलब कितना तीव्र है, लेकिन इनका अर्थ एक नहीं होता है। लेकिन इसका क्या है, लेकिन इसका अर्थ एक ही नहीं है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। क्या प्रबलता ध्वनि की जो संवेदनशीलता है उसकी माप है। यद्यपि दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की होती है और इसमें जो है दो ध्वनि है वो समान तीव्रता से होगा, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तो आपने अभी तुरंत पढ़ा कि प्रबलता और तीव्रता में अंतर क्या है। तो प्रबलता, आप जो ध्वनि को एक समान से, मतलब कोई ज़्यादा सुनाई दे रहा है, जो कम सुनाई, जो आपको अच्छा लग रहा है, वो क्या प्रबलता हो गया। तो यहाँ पर ऐसे आप इसको अंतर कर लीजिए कि प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की क्या है, संवेदनशीलता की माप है, जो प्रबल और मृदु ध्वनि में अंतर कर सकता है। तीव्रता को देखेंगे तो तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। और प्रबलता में देखेंगे अंतर में, तो प्रबलता भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न हो सकते हैं, अर्थात कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। और ध्वनि तीव्रता, तो यह कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है। प्रबलता जो है इसका मात्रक डेसिबल होता है, डीबी होता है, और तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वाट पर मीटर या वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपने प्रबलता और तीव्रता के बारे में अंतर देखा। तो चलिए यहाँ हम इस चैप्टर को रोकते हैं और हम अगले वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है और समझ के आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी बना रहे हैं, तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। अगर हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो हमको थोड़ा कम समय लगेगा, हम तुरंत समाप्त कर देंगे, लेकिन हम क्वेश्चन जो है करते हुए समझते हुए जा रहे हैं, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।